सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। गत वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से लेकर के 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में कर ली है। पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी। देखिए, गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वहां तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सब इस सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। ये है इसमें हाउ ईडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस in 2016 to record profit in just 6 years। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है। यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे? 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था और इस बार इस जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आ पाता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पे भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू,
ऐसे थोड़े खरीद रहे कोई, ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सबके कल्याण का भी आधार बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है। और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी। और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है, उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल। और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है। उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए, गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है, और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है, और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं, और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। लेकिन जो वास्तव में राम राज्य, यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य सुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक,
ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है, यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक ये जो माफिया और आतंकियों का है, ये भौतिक पाप है। आध्यात्मिक पाप शारीरिक और मानसिक व्याधि, और आदि दैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा। इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए, सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है।